स्वदेशी जागरण मंच की इस अखिल भारतीय विशेष बैठक में उपस्थित सभी मित्रों, भाइयों और बहनों, मुझे अभी कहा गया है कि भारतीय विकास की अवधारणा इस विषय पर अपने कुछ बातें आप सबके साथ साझा करूं। वस्तुतः यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इस छोटी कालावधि में पूर्णता से विषय को रख पाना शायद संभव नहीं होगा, परंतु मेरा प्रयास यह रहेगा कि इस विषय में आप सब लोग किस दिशा से सोचना आरंभ करें और इसके बारे में कुछ बिंदु आप सब लोगों के ध्यान में आ जाए, आप सब लोगों की रुचि इस विषय में हो, ताकि बाद में इस विषय पर आप सब लोग स्वयं अध्ययन कर सकें और इस विषय को जगह जगह प्रस्तुत कर सकें और इस विषय को आगे बढ़ा सकें। विकास आज का यह बहुत चर्चित शब्द बन गया है। पिछले कई चुनाव इस देश में विकास के नाम पर लड़े गए हैं और अभी जब चीन के साथ हमारा संघर्ष काल चल रहा है, उसी अवधि में हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लेह गए थे और वहां भी उन्होंने विस्तारवादी चीन को एक तरह से प्रत्यक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि विस्तारवाद का समय समाप्त हो गया है और अब यह नया युग विकासवाद का है। तो फिर से विकास पर पूरे देश भर में एक चर्चा चल रही है कि वही विकास क्या है, विकास का स्वरूप क्या होना चाहिए। आज विकास का जो सारा मतलब पूरी दुनिया में समझा जा रहा है, वह विकास यही है कि चमचमाती सड़कें बन जाए सब जगह, बड़े बड़े कल कारखाने, उसमें तकनीकी उन्नयन, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, नदियों पर बड़े बड़े पुल, खेतों में आधुनिकीकरण के नाम पर मशीनीकरण, छोटे उद्योग बंद, प्रोडक्शन का सेंट्रलाइजेशन, यानी कहीं भी छोटे का कोई स्थान नहीं, हर जगह बड़ा बड़ा बड़ा। यानी ये बिग जो है, ये सिंबल बन गया है आज के विकास का। इसमें जो लोग स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहने वाले लोग हैं, लेस इज बिग ये कहने वाले, लेस इज मच ये कहने वाले लोग हैं, इनका कोई स्थान आज के विकास में नहीं है। तो ये विकास का आज का सारा चित्र पूरी दुनिया में समझा जा रहा है। विचार करने का ये विषय है कि विकास के बारे में इस प्रकार की दृष्टि का उदय दुनिया में कब हुआ। क्या दुनिया इस दृष्टि के उदय के पूर्व अविकसित दुनिया थी? क्या विकास की कोई रश्मि रेखा इस दुनिया में पहले नहीं दिखाई दे रही थी? पश्चिम में फ्रांसिस बेकन नाम का एक दर्शन शास्त्री हुआ, आधुनिक विज्ञान का जनक भी वो माना जाता है। उसने एक सिद्धांत निरूपित किया। उसने कहा कि ये प्रकृति जो है, ये बड़ी दुष्ट है, ये अपने रहस्यों को अपने अंदर छिपाए हुए है, अपने रहस्य उगलती नहीं है। इस प्रकृति को जैसे एक दासी से काम करवाना रहता है। उन दिनों बड़ी अमानवीय व्यवहार किया जाता था पश्चिम में, नारियों के साथ, दासियों के साथ, चेरियों के साथ।
उस जमाने में पश्चिमी जगत में कोई स्थान नहीं था उनका। तो उसकी तुलना करते हुए फ्रांसिस बेकन कहता है कि जैसे दासी को, चेरी को चोटी पकड़ करके पीटते हैं और तब वो अपना काम करती है, उसी प्रकार से प्रकृति को जितना हम दबाएंगे, शोषित करेंगे, कुचलेंगे, उतना ही ये अपने रहस्य उगल देगी। यहीं से विकास की जो नई दृष्टि है इसका उदय हुआ और प्रकृति के साथ एक संघर्ष की स्थिति, जो समन्वयवादी दृष्टि थी, उसके अलावा एक संघर्ष की दृष्टि प्रकृति के साथ ये उत्पन्न हुई। तो विकास का विषय आज तो आर्थ संबंधित है। को में देखें, भारतीय भारतीय मॉडल देखें तो आर्थ अनार्थिक है, न है। अरुण जी, आगे बढ़ना, हेलो ऐसे हेलो, ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है जी, ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है। हम सभी के वीडियो भी हम वीडियो भी बंद करवा दें तो ऑडियो क्लियर हो जाएगा। सारे वीडियो बंद करवा दें हम। औद्योगिक सत्ता के जन्म के पहले भी दुनिया में विकास की रोशनी फैल रही थी। लोग थे, लोग सभ्य थे। इसलिए यह कहना कि औद्योगिक सभ्यता के समय से ही और विकास की एक नई चमक दमक वाली दुनिया पैदा हुई। आज कभी कभी ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको भी लोग विकास के समानार्थी शब्द के नाते प्रयोग करते हैं। और आज के विकास के संदर्भ में जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन्हीं सब बातों की गणना ज्यादा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, क्या हम पूरी मानवता को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब को सुलभ कर सकते हैं क्या? आज की परिस्थिति कैसी बन गई है? आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक गरीब व्यक्ति का बच्चा चाहे जितना भी पढ़ने में प्रतिभावान हो, मेधावी हो, परंतु एक अच्छे शिक्षण संस्थान में वो पढ़ नहीं सकता। एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो वो अपनी चिकित्सा नहीं करवा सकता, या तो उसकी पूरी संपत्ति खाक हो जाएगी या उसको मरने के लिए अभिशप्त होगा। तो इस प्रकार की सारी स्थितियां बनी हुई है। लोगों को भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, आवास की व्यवस्था नहीं है, यानी कुल मिलाकर के ठीक प्रकार से तन ढकने को कपड़ा भी पूरी मानवता को उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो धन के साथ खेल रहे हैं, अपार संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है। तो कुल मिलाकर के आज का विकास शोषण पर आधारित हो गया है। दूसरे का शोषण करना, अपने में उसको केंद्रित करना, ये आज का विकास हो गया है। भारतवर्ष में भी जो दुनिया में चला विकास का स्वरूप, भारतवर्ष में भी उसी की नकल की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के पहले जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी और इस विषय पर काफी चर्चा हुई। 1927-28 के समय और फिर 1945 में पूजनीय महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में इस विषय पर काफी चर्चा हुई, पत्र व्यवहार हुआ है। और दोनों के बीच जो विकास को लेकर के अंतर था,
वो सबके सामने उपस्थित हुआ। गांधी जी कहते थे कि विकास तभी होगा भारतवर्ष का जब यहाँ के गांव, खेत, खलिहान का विकास होगा। नेहरू जी इसके ठीक विपरीत दृष्टि रखते थे। नेहरू जी का कहना था कि भारतवर्ष का विकास तभी होगा जब यहाँ बड़े बड़े बांध बनेंगे नदियों पर, बड़े बड़े नगर खड़े होंगे, बड़े बड़े कल कारखाने बनेंगे, यानी कुल मिलाकर के केंद्रित विकास, बड़ा विकास, नगर केंद्रित विकास, ये जवाहरलाल नेहरू जी की दृष्टि थी। और ग्राम आधारित, छोटे लघु उद्योग आधारित, कुटीर उद्योग आधारित इस प्रकार के विकास की एक दृष्टि ये गांधी जी की थी। गांधी जी की जो दृष्टि थी वही दृष्टि विकास के संबंध में यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सब लोगों की भी रही है। गांधी जी के विकास की दृष्टि को अगर दो शब्द देना हो तो स्वदेशी और विकेंद्रीकरण, ये गांधी जी के विकास की दृष्टि रही है, स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। लेकिन आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को जिस रास्ते पर आगे बढ़ाया, पीसी महालानोबिस नाम के उनके एक मित्र थे, विचारों से मार्क्सवादी थे, उनको सोवियत रूस का अध्ययन करने के लिए उन्होंने भेजा। वापस लौटने के बाद 1956 ईस्वी में और पहला जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसके आधार पर इस देश की सारी विकास नीति बनी, वो कुल मिलाकर के सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण की नीति थी। हर क्षेत्र में कुछ बड़ा करना, नदी पर बड़ा बांध बनाना, बड़े बड़े नगर बनाना, बड़े बड़े कल कारखाने बनाना, इसी आधार पर विकास आगे चला। पूरी समाजवादी दृष्टि, हर कुछ सरकार के हाथ में रहना चाहिए, ये एक दृष्टि लेकर के विकास चला। 1980 के बाद से एक दूसरी धारा पर सोचना आरंभ हुआ और 91 आते आते पूरी धारा पलट गई। जो सारा समाजवादी चिंतन था वो बदल करके उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसकी ओर गया। और जिसको हम भूमंडलीकरण की नीति कहते हैं, हम तो ये भी बार बार कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का सही अनुवाद ये भूमंडलीकरण न हो करके भूमंडीकरण होना चाहिए। पूरी दुनिया को एक मंडी में तब्दील कर देना, एक बाजार में तब्दील कर देना, ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, इसी प्रकार का एक विचार लेकर के और चलना, इस दृष्टि से लेकर के 1991 के बाद विकास की एक नई धारा चली, जिसके कारण आय की असमानता इतने स्तर तक बढ़ गई है जिसका वर्णन मैंने पहले किया। रोज भगवती प्रकाश जी ने शुरू के सत्र में रोजगार की जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में विषय हम सब लोगों के सामने रखा है। तो हम सोच सकते हैं कि रोजगार की कैसी स्थिति हो गई है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दूर है। तो इन सारी चीजों के संदर्भ में अगर हम विचार करते हैं कि भाई विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भारतीय विकास कैसा होना चाहिए, तो भारतीय विकास के लिए, जिसको हम धर्म के रास्ते पर चलना भी कहते हैं, गांधी जी सदैव जब उनसे पूछा जाता था तो गांधी जी कहते थे कि राम राज्य। अब ये राम का राज्य था, इसमें विकास की क्या स्थिति थी, क्यों आदर्श राज्य था। तो सब प्रकार के जो कष्ट थे, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट,
ये राम राज्य में किसी को व्याप्त नहीं था, सब लोग सुखी, क्योंकि चला ही स्वधर्म नियत श्रुति नीति सब नर करई परस्पर प्रीति। यानी स्वधर्म में चलने के कारण सारे लोग परस्पर प्रीति के आधार पर समाज की चालना करते थे। इसी को भीष्म कि न राजा आशित न राज्यम आशित न दंडो न च नान्निकः धर्मेणैव प्रजा सर्वम रक्षन्ति यस्म परस्परम। यानी धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करती थी। तो विकास के संदर्भ में हमारा आदर्श राम चाहिए, जिसमें हो। तो आज में रखते हैं, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तीन कि भाई स्वदेशी की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, भारतीय विकास की अवधारणा कैसी होगी। तो पहला बिंदु है तो मैं और लोगों को रोजगार मुहैया कराते हुए इस प्रकार का मास प्रोडक्शन बाय मासेज, ये पहला बिंदु होगा। दूसरा होगा जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सम एवं न्यायपूर्ण वितरण। और तीसरा होगा रीस्ट्रेंट ऑन कंजम्पशन, उपभोग पर संयम लगाना। ये भारतीय विकास की अवधारणा के तीन केंद्रीय बिंदु होंगे। अधिकतम उत्पादन अधिकतम लोगों के द्वारा, सम एवं न्यायपूर्ण वितरण और तेन त्यक्तेन भूंजिता मां गृध्र कश्यश्रित धनम। यानी सब कुछ में ईश्वर की व्याप्ति है, इसलिए इस प्रकार का जीवन जियो जिसमें त्याग करते हुए भोग करना। इस प्रकार की सारी बातें हमारे यहाँ कही गई है। हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की कल्पना है, पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े काम, दोनों हाथ उलीचिए, यही का ये काम है। जो नहीं है, मूर्खों का काम नहीं है। विकेंद्रीकरण नहीं होना देना चाहिए, कहीं जमा नहीं होने देना चाहिए। तो इस प्रकार की एक अवस्था का निर्माण करना जिसमें सबको रोजगार उपलब्ध हो सके। हमारे पुरखों ने एक ऐसी समाज रचना की थी जिसमें रोजगारहीनता थी नहीं, 100% एम्प्लॉयमेंट था लोगों के पास। प्रकृति के साथ सुसंगत विकास। हमारे लोगों को पश्चिम वालों ने एनिमिस्ट कह करके गालियां दी थी, लेकिन आज पूरी दुनिया एनिमिस्ट बनने के लिए तड़प रही है। कल तक अर्थशास्त्र में जो फ्री गुड्स कहे जाते थे, हवा पानी, वो सब आज इकोनॉमिक गुड्स हो गए हैं। तो इस प्रकार की अवस्था में बदल करना, सबको भोजन वस्त्र आवास शिक्षा और स्वास्थ्य ये उपलब्ध कराना, और स्थानीय स्तर पर जिसके कारण पलायन नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो, स्थानीय स्तर पर पढ़ाई कमाई दवाई की व्यवस्था करना। इस प्रकार की अगर हम कोई एक रचना खड़ी कर सकें तो मुझे लगता है कि केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए स्वदेशी और विकेंद्रीकरण के आधार पर खड़ी हुई एक भव्य रचना ये पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी। ऐसे कुछ हिंदू लगभग 20